हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी एच यूवर्स में। हम लोगों ने अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बातें हैं, वो हम लोगों ने समझ ली हैं। और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, उसके बारे में भी जान लिया है कि प्रियम्बल क्या होती है और इसका क्या महत्व है, तो वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। और अब हम लोग इसकी जो मेन जो प्रेम्बल है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ताकि हमको आगे की और चीज़ें समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को पूरी की पूरी जो प्रेम्बल है, इसको आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए। तो इसको आप पूरा पढ़ पढ़ लीजिए। ठीक है, साथ साथ इसको पढ़ना है साथ में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये देखिए, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने टाइप की हो गई? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमको मिली। देखिए, ये फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको ध्यान देना है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 टाइप की गई है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक। और अगर पूछा जाए कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो वो 5 प्रकार की हो जाएंगी। एक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हुई हमारी पूरी पूरी जो है प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की, जो उसमें दी हुई थी। अब हम इसके जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है, इनका क्या मतलब होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई हैं, ताकि हमारा लिखने में जो है समय ना बर्बाद हो। ठीक, तो हमारा मेन जो फोकस है वो समझने में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो प्रस्तावना की मुख्य बातें जान लेते हैं कि इससे हमें क्या क्या पता चलता है। इससे हमें पता चलता है सत्ता का स्रोत। ठीक है, इससे पता चलता है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले दिया हो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो फिर इससे पता चलता है कि जो सत्ता का जो स्रोत है वो है जनता है, क्योंकि जनता ही नेताओं को और जो भी हमारे पॉलिटिशियन उनको चुनती है। उसके बाद हमें पता चलता है सत्ता का स्वरूप। सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये चीज़ें हो गई हमारे स्वरूप। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सत्ता का उद्देश्य। सत्ता का उद्देश्य क्या है? न्याय। न्याय मिलना चाहिए सबको, स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी के साथ समानता, व्यक्ति गरिमा, बंधुता और एकता और अखंडता। हमको हम सबको एक मिल के रहना है, भाईचारे की भावना से रहना है, अखंडता की कभी भी भारत को, अपने देश को टूटने नहीं देना है। ऐसे जो अराजक तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। ठीक, अब समझ लेते हैं इसके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो इनमें अंदर दिए हुए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए, इसका मतलब होता है कोई भी देश अपने जो निर्णय है, अपने आंतरिक निर्णय हो गए या बाह्य, ठीक, उस वो लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब कोई बाहर से आके हमको नहीं बताएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ये जो निर्णय है ये लेने के लिए देश खुद स्वतंत्र है। हम मतलब अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, हमें हमारे लिए क्या सही हो। बाह्य मामले, जैसे बाह्य मामले में होगा विदेश नीति, किसी भी देश के साथ हमें संधि करनी है, क्या है ना, किसी के साथ हमें हथियार लेने हैं या किसी को हथियार बेचने हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हो गई फॉरेन पॉलिसी हमारी, वो हमारे हो गए बाहर निर्णय। इसमें इसमें भी कोई हमें आके नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। और आंतरिक जो होगा हमारा राजनीतिक
आर्थिक नीति हमारी कैसी होंगी, सामाजिक व्यवस्था हमारी कैसी होगी, इसका निर्णय भी हम खुद ही करेंगे। तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि जो आंतरिक व बाह्य निर्णय हैं वो हम खुद करेंगे, कोई आके हमें दूसरा कोई बताएगा नहीं किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास एक वर्ड मिलता है समाजवाद। इसका मतलब है समानता से, इसका मतलब है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना है, सभी को मतलब समान सुख सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक विशेष वर्ग को जो है सारी चीज़ें मिल रही हैं और एक एक वर्ग जो है वो संघर्ष की स्थिति में है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो संपत्ति का भी समाजीकरण हो, तो ऐसा नहीं कि संपत्ति का समाजीकरण ही केवल होगा क्योंकि हमारे जो देश में पूंजीवादी और जो समाजवादी है दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए हमारे जो देश की इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, या मतलब जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों ही साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज़ ही हमें करना है, पूंजीवाद को ही बढ़ावा देना है या समाजवाद को ही। इसलिए समाज जो मजदूर और वंचित वर्ग हैं उनका भी ध्यान रखना है कि इनके साथ इनके उनको जो सभी जो इनके जो अधिकार हैं वो इनको मिलें, स्वास्थ्य और जो है जो भी सुविधाएं वो इनके लायक जो मतलब इनको मिल सके वो सरकार निर्धारित करती है समय समय पर। आपने देखा होगा सरकार जो योजनाएं लागू करती है वो इसीलिए ही, क्योंकि सरकार का उद्देश्य ही है कि कल्याण करना जनता का। और उसके बाद शोषण की समाप्ति, जो भी वंचित वर्ग और जो मजदूर के लोग होते हैं उनके साथ अधिकतर जो पूंजीवादी जो लोग होते हैं वो देखने को मिलता है कि शोषण कर रहे हैं और उनका काफ़ी शोषण हो रहा है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में। तो ये हमारा समाजवाद का मतलब हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। देखिए देखिए पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इसका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए राजकीय। ठीक, इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो होता है राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, और तीसरी पॉइंट निकल के आती है, सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, इन सब के जो अनुयायी हैं उनको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को वो अपने हिसाब से जो भी आचरण करें अपने धर्म से प्रति, अपने उनके जो भगवान है, गॉड है, उनके प्रति जिस प्रकार से वो आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वो अपने उनको अधिकार प्राप्त है कि वो अपने हिसाब से करेंगे। कोई उनके लिए कोई वो नहीं है कि कोई बाध्यता कि आपको नहीं है इधर वो मानना है, इस तरीके का नहीं। तो इसका मतलब हो गया पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष में कुछ और भी पॉइंट जैसे समझ में आते हैं, जैसे कि भारत भारत में अगर हम देखें तो भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ये पॉइंट तो हम लोगों ने समझ लिया। उसके अलावा जो हमारे जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को मान्यता दी गई है, धर्म निरपेक्ष को मान्यता नहीं दी हुई है। ये आप जरूर ध्यान रखना कि पंथ निरपेक्ष दिया हुआ है, ना कि धर्म निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष दिया हुआ है। और इसके इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भारत में के जो संविधान में उसमें समानता का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार के रूप में है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक, तो जो ये भी जो धर्म का जो अधिकार है ये भी एक मौलिक अधिकार है। तो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच जो भेदभाव की मनाही करता है जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक पॉइंट जो निकल के आता है, जो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भी एक मौलिक अधिकार है। धर्मों के जो अनुयायी हैं आर्टिकल 25 में देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो जो सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनको अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण की जो आज़ादी है वो मिलेगी। ये हमें इससे फंडामेंटल राइट से पता चलता है। और अगर एक और पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इससे पता चलता है कि हमारे जो किसी भी धर्म की ग्रंथ की तुलना में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। इसलिए जो देश का जो संचालन है वो संविधान के प्रावधानों के तहत चलता है, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है ये अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने दी थी कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी डेमोक्रेसी क्या है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो ये चीज़ इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा जो शासन है, क्योंकि जो लोग ही होते हैं जो नेताओं को चुनते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं, वो आगे अपने मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो किसने चुना, जनता के द्वारा हो गया।
जनता के द्वारा। उसके बाद जनता का शासन है, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं और जनता के लिए। उन लोगों को वोट इसलिए देते हैं ताकि वो हमारे लिए नीतियाँ बनाएं, हमारे लिए वो शासन करेंगे, हमारे लिए नीतियाँ बनाएंगे। तो जनता के लिए हो गया, तो जनता का ही जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन हो गया लोकतंत्र का मतलब। ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें, देखिए गणराज्य से तात्पर्य है जो कि राज्य का प्रमुख होगा वो वंशानुगत ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। इससे तात्पर्य है कि जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही निर्वाचित हो, उस वही गणराज्य है। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। तो इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली हैं, और इसकी जो आगे की चीज़ें हैं वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो इसका जो पीडीएफ के लिंक है, जो मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा, इसके जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाएँ। अगर ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग आगे की वीडियो में अपने कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।